हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम टाइटस सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 की स्टोरी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड की कहानी गार लोगन और मॉली के बातचीत से शुरू होती है, जहां मॉली उसे बताती है कि जेसन टॉड को उसने बहुत दिनों पहले तब देखा था जब उसने एक खोए हुए बच्चे को मेरे पास छोड़ा था। और गार लोगन उससे ये बताता है कि जेसन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जिसकी वजह से उसे कुछ लोग मारना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि तुम भी उसकी मदद करना चाहती हो। और मॉली उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर गार लोगन उसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं उससे सिर्फ बात करना चाहता हूँ जिससे ये सारा मामला फिक्स हो सके। जिस पर मॉली उसे कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम उसकी जान बचा सकते हो, जिस पर गार लोगन अपना सर हिलाते हुए अपनी सहमति जताता है और मॉली को टाइटन का सिंबल दिखाकर उससे यही कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो उसकी मदद करना चाहता है। और बारबरा गॉर्डन डिक ग्रेसन से यही पूछती है कि तुम्हें टाइटन का सिंबल कैसा लग रहा है, जिस पर डिक ग्रेसन उसे यही कहता है कि अगर तुम इसे बैट सिग्नल से भी ज्यादा बड़ा बना दो तो ये और भी अच्छा लगेगा। और हम इसी बातचीत के दौरान ये भी देखते हैं कि उसके ऑफिस में वाटर लीकिंग हो रही है और हमें ये भी पता चलता है कि बारबरा और डिक मिलकर डेट या गाला में जाने वाले हैं। और इधर हम सुपर बॉय और ब्लैक फायर को एक साथ एक ही कमरे में देखते हैं, जहां ब्लैक फायर और कॉर्नर बातचीत करते हुए क्रिप्टॉन और टेमेरियन ग्रह को एक्सप्लोर करते हैं। और जब डिक पूरी तरह से तैयार होकर गाला जाने के लिए तैयार होता है, तभी उसके दरवाजे पे टिम ड्रेक दस्तक देते हुए डिक से मिलने की गुजारिश करता है। और डिक से मिलते हुए वो उसे बताता है कि मैं उस रात वहीं पे था जब तुम्हारे पेरेंट्स सर्कस में परफॉर्म करते हुए मारे गए थे और उन्होंने मुझे अपना ऑटोग्राफ भी दिया था। और मैंने टीवी पे ये न्यूज भी देखी थी कि बैटमैन और रॉबिन मिलकर पेंगुइन का पीछा कर रहे हैं। और उस चेसिंग के दौरान मैंने रॉबिन को ट्रेपेज मूव परफॉर्म करते हुए देखा और इस चीज को पूरी दुनिया में तुम और तुम्हारे पिता के सिवा कोई और नहीं कर सकता था। और टिम ड्रेक नाइटविंग और रॉबिन की तस्वीरें दिखाकर उससे कहता है कि तुम ही नाइटविंग और रॉबिन दोनों हो, जिस पर डिक ग्रेसन उसका जवाब देते हुए उससे कहता है कि मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा मूव कॉपी किया है। और टिम ड्रेक उससे यही कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं अगला रॉबिन बनना चाहता हूँ, जिस पर डिक ग्रेसन उससे यही कहता है कि तुम गलत दरवाजा खटखटा रहे हो, मैं कोई बैटमैन या रॉबिन नहीं हूँ। और इधर हम जॉनथन क्रेन को एक जगह पे ड्रिलिंग करते हुए देखते हैं और जब जेसन टॉड के पास आखिरी बचा हुआ इनहेलर खत्म हो जाता है तो वो जॉनथन क्रेन से एक नया इनहेलर मांगता है, जिस पर जॉनथन क्रेन उसका जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें अब इसे खुद ही बनाना होगा, मेरे पास अब कोई और इनहेलर नहीं है। और जब जेसन टॉड पास में रखे केमिकल ड्रम के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि ये पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है और बहुत ही ज्यादा डेडली और अनकट फॉर्म में है। और जब जेसन टॉड उससे कहता है कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, जिस पर जॉनथन क्रेन उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि ये पंप स्टेशन पूरी तरह से कोटलैंग वाल्व स्टेशन के ऊपर बना है, जो कि पूरे गौतम की वाटर सप्लाई को कंट्रोल करता है। और ड्रिल करने के बाद इस पूरे केमिकल को इस वाटर सप्लाई में गिरा दूंगा। और तभी उसकी ड्रिलिंग मशीन छटक कर टूट जाती है, जिसकी वजह से जेसन टॉड जोर से हंसने लगता है और उसे हंसता देख जॉनथन क्रेन भी हंसने लगता है और उससे हंसते हुए कहता है कि तुम्हें रुक कर यहाँ देखना चाहिए कि मैं अब गौतम के साथ क्या करने वाला हूँ। और इसकी वजह से गौतम खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा और एक घर से लेकर दूसरे घर और एक फैमिली से दूसरी फैमिली तक सभी लोग मारे जाएंगे। जिस पर जेसन टॉड उससे गुस्से में यही कहता है कि तुम सठिया गए हो, ये कोई जोक नहीं है। और जेसन टॉड से बातचीत करते हुए ये भी बता देता है कि उसने उसे जिंदा इसीलिए किया कि ताकि वो उसका यूज कर सके। और क्रेन उसे मोटिवेट करते हुए ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी है और तुमने मुझे बैटमैन और डिक ग्रेसन का सीक्रेट दिया है और हैंक को मरवाने में मेरा साथ भी दिया है। और हैंक का नाम सुनते ही जेसन टॉड भड़क पड़ता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे को सीक्रेट बताते हुए और तुम्हारी जी उजूरी करते हुए तंग आ चुका हूँ। और फिर जेसन टॉड उसे मारकर बेहोश करने के बाद वहाँ से चला जाता है। और इधर जब डिक ग्रेसन टिम ड्रेक को ड्रॉप करता है तो टिम ड्रेक से बातचीत करते हुए उसे पता चलता है कि जिस रात उसके पिता को गोली लगी उसी रात रेस्टोरेंट के बाहर जेसन टॉड को देखा था। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए बारबरा गॉर्डन को फोन करता है और बारबरा गॉर्डन सिक्योरिटी कैमरे में देखकर उसे कंफर्म करती है कि जेसन टॉड वहीं पे था। और उसके मूव को ट्रैक करने के बाद बारबरा गॉर्डन उसका लास्ट लाइव लोकेशन उसे बता देती है। और जैसे वो वहाँ पहुँचता है, जेसन टॉड अगले चौराहे से जा रहा होता है और जैसे ही उसका पीछा करने के लिए डिक ग्रेसन आगे बढ़ता है, एक कार उसको टक्कर मार देती है। और फिर डिक ग्रेसन जेसन टॉड को अपने पास आते हुए भी देखता है, लेकिन चोट लगने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इधर जब सुपर बॉय और ब्लैक फायर सेक्स कर रहे होते हैं तभी उनका बेड टूट जाता है और हम वहाँ पे
गुलाबी धुएं को भी देखते हैं। और तभी हम स्टारफायर को वहाँ पे एक बार फिर से दौरा पड़ते हुए देखते हैं। स्टारफायर को देखने के बाद सुपरबॉय तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन स्टारफायर अपनी शक्ति का उपयोग करके ब्लैकफायर को मारने वाली होती है। ब्लैकफायर साउंड वेव का यूज करके उसे होश में ले आती है और होश में आने पे वो अपने बहन को बताती है कि उसे फिर से एक बार दौरा पड़ा है। और इधर हम डिक ग्रेसन को बाबरा के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं और बाबरा उसे बातचीत करते हुए ये बताती है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि किसी ने सही टाइम पे 911 को कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लिया था। जिस पर डिक उससे यही कहता है कि ये काम जेसन ने किया होगा क्योंकि मैंने उसे बेहोश होने से पहले उसे वहाँ पे देखा था। और इधर स्टारफायर फिर से बैटमैन की मशीन में जाकर फिर से उस शख्स को ढूंढना चाहती है जिसने उसे सिग्नल दिया है और इस बार अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने ब्लैकफायर और सुपरबॉय को चुना है। और स्टारफायर उसमें घुसने के बाद फिर से अपने विजन का पीछा करने लगती है और फिर हम स्टारफायर को एक थिएटर में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे एक बच्चों की ट्रॉली उड़कर स्टेज पे आके रुक जाती है और तभी एक औरत या एक लेडी माय बेबी चिल्लाती है और जब उस ट्रॉली को खोल के देखती है तो वहाँ पे एक बच्ची जिसकी आंखें ग्रीन होके ग्लो करने लगती हैं। और हम स्टारफायर को बैटमैन की कार चुराकर रोड पर खड़े होते हुए देखते हैं और जब कोरी को होश आता है तो वहाँ पे सुपरबॉय और ब्लैकफायर मौजूद होते हैं और वो लोग उसे बताते हैं कि वो ब्रूस की कार को लेकर इसी जगह पे चक्कर मार रही थी। और जब ब्लैकफायर और सुपरबॉय जाने लगते हैं तो स्टारफायर उससे यही पूछती है कि तुम दोनों एक साथ सो रहे हो। और उन दोनों का रिएक्शन देखने के बाद स्टारफायर वहाँ से चली जाती है। और इधर जब एक शख्स पंप हाउस में आकर जॉनथन क्रेन को जगाते हुए ड्रिलिंग और केमिकल की पिक्चर लेने लगता है, जिसके बाद क्रेन उसके पास आकर उसका काम तमाम कर देता है। और इधर जेसन टॉड एक जगह पे जाके दो अनजान लोगों से बातें करने लगता है और बातचीत करते हुए वो औरत उसे बताती है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे बुरे काम किए हैं और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि तुम अपने सारे गम एक ही जगह पे भुला सकते हो जिसे लोग घर कहते हैं। जिस पर जेसन टॉड अपने आप से कहता है कि मैं अपना सब कुछ गवा चुका हूँ। और तभी जेसन को मॉली का मैसेज आता है और फिर मॉली गार लोगन को फोन करके डिक ग्रेसन से यही कहने को कहती है कि जेसन उससे मिलना चाहता है लेकिन बिना नाइटविंग और रॉबिन के, और वो भी बिल्कुल अकेले। और वो उसे एक टनल का पता बताते हुए ये भी कहती है कि जेसन टॉड ने कहा है कि डिक ग्रेसन उसके बारे में जानता है। और ये सारी बातें गार लोगन डिक ग्रेसन को बता देता है और डिक ग्रेसन गार लोगन से यही कहता है कि तुम उसे बता दो वो जहाँ पे भी मिलना चाहता है मैं उसे वहीं पे मिलूंगा। और जब डिक ग्रेसन उस टनल तक पहुँचता है तो टिम ड्रेक वहाँ पे पहुँच जाता है और डिक उससे बातचीत करने के बाद उसे घर जाने की एडवाइस देता है। और डिक के एक बार फिर से इनकार करने के बाद टिम ड्रेक उससे यही कहता है कि मैं जॉनथन क्रेन और रेड हुड को ढूंढ निकालूंगा और मैं तुम्हें तब साबित करूंगा कि ये कैसे किया जाता है। जिस पर डिक ग्रेसन उसके जाने से पहले उससे कहता है कि ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और फिर टनल के दरवाजे को बंद करके वो टनल के अंदर घुस जाता है। और इधर जॉनथन क्रेन अपनी माँ से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है और फिर वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। क्रेन अपनी माँ से रिक्वेस्ट करते हुए उससे यही कहता है कि वो किसी तरह से भी उसके दिमाग को बातचीत करके शांत करे, जिस पर उसकी माँ उसकी सारी रिक्वेस्ट ठुकरा देती है। और क्रेन रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ और वो शैतान मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरा रहा है और जो कुछ भी मेरे पास है वो मुझसे धीरे धीरे करके छीन रहा है। जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि उस क्रिएचर का कोई शेप या कलर है, जिस पर क्रेन उससे कहता है कि वो बस एक अंधेरा है। जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि जैसा कि बैटमैन है। और बैटमैन का नाम सुनते ही क्रेन उस पे भड़कने लगता है और उसे यही कहता है कि वो कोई अंधेरे का शैतान नहीं है, वो बस इसकी एक परछाई है और ना ही कोई आदमी केप में है और ना ही कोई लड़का मास्क पहना हुआ है जो मुझे खींचकर मुक्ति की ओर ले जाएगा और मैं ही सपने देखने वाला हूँ और मैं ही चोर हूँ। और गुस्से में ये भी बोलता है कि और आप इतनी छोटी सी चीज को समझ नहीं पा रही हैं। और फिर इस गुस्से के लिए अपनी मॉम से माफी मांगने लगता है। और तभी उसकी मॉम की नजर एक दूसरे बिल्डिंग पे जाती है और क्रेन को पता चल जाता है कि उसकी मॉम ने पुलिस को बता दिया है। और जब पुलिस उसके कमरे के दरवाजे को तोड़कर उसके ऑफिस के अंदर आती है तो जॉनथन क्रेन की मां की गर्दन टूटी हुई मिलती है। और हम उसी टनल में जॉनथन क्रेन को अपने मोबाइल से खेलते हुए भी देखते हैं। और इधर जेसन टॉड डिक ग्रेसन से कहता है कि मेरे और क्रेन के बीच सारा मामला खत्म हो चुका है और मैं उसके लिए लोगों को मारना छोड़ चुका हूँ। जिस पर डिक उससे यही कहता है कि मैं तुम्हारी बात का क्यों विश्वास करूँ। जिस पर जेसन उससे कहता है कि मैं अगर चाहता तो उस रात
तुम्हें मार सकता था। जिस पर डिक उससे यही पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर जेसन उससे कहता है कि मैं घर वापस आना चाहता हूँ और फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर टाइटन टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिस पर डिक उससे कहता है कि तुमने हैंक को मारा है। जिस पर जेसन सफाई देते हुए कहता है कि वो सारी चीजें ड्रग और क्रेन की वजह से हुई हैं। जिस पर डिक उससे कहता है कि अगर तुम क्रेन को पकड़वा देते हो तो तुम घर वापस आ सकते हो। जिस पर उसे जेसन ओल्ड वेलिंगटन पंप स्टेशन पे रात 9 बजे मिलने को कहता है और उसकी सारी ये बातें जॉनथन क्रेन छुप कर सुन रहा होता है और डिक ग्रेसन घर पर जाकर जेसन के बारे में सारी चीजें बता देता है। जिस पर सभी लोग उसके इस फैसले का विरोध ही करते हैं और गार्ड लोगन अपनी टीम को समझाते हुए उससे यही बोलता है कि तुम लोगों ने उस वक्त मुझे दोषी नहीं समझा जिस वक्त कैंडबस ने मुझ पे काबू करके मुझे एक खूनी बना दिया, और ये सब होने के बाद भी तुम सभी लोगों ने मुझे फिर से अपनाया और इसीलिए जेसन को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। और फिर डिक सभी लोगों से तैयार होकर वहाँ जाने के लिए कहता है और इधर हम टीम ड्रेक को जेसन टॉड का पीछा करते हुए देखते हैं और हम इधर जॉनथन क्रेन को अपना जाल बिछाते हुए भी देखते हैं और इसी चक्कर में उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है और जब वो अपने सामान को रखकर बंदूक को लेने के लिए आता है तो टिम ड्रेक वहाँ पे पहुंचकर अपनी मौत का दावत दे देता है और जब टिम ड्रेक जॉनथन क्रेन को देखकर भागने लगता है तो क्रेन उसे गोली मार देता है और उसे मारने के बाद क्रेन पंप हाउस के अंदर चला जाता है और जब जेसन टॉड उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो तो वो उसे बताता है कि मैं टिम ड्रेक हूँ और मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। जिस पर जेसन उससे पूछता है कि मेरा पीछा तुम क्यों कर रहे थे, जिस पर वो उससे बोलता है कि क्योंकि मैं रॉबिन बनना चाहता हूँ और टाइटन के आने की वजह से जेसन टॉड उसे छोड़कर भाग जाता है और टिम ड्रेक का प्राथमिक उपचार करने के बाद गार्ड लोगों को उसके पास छोड़कर अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो लोग अलग अलग दिशा में जेसन को ढूंढने लगते हैं और जॉनथन क्रेन अपनी अगली चाल चलते हुए स्टारफायर को बेवकूफ बनाकर वहां से भागने लगता है, जिसकी वजह से स्टारफायर आग निकालते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है और उसकी वजह से वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और इसकी वजह से इसका खामियाजा हमें जीसीपीडी ऑफिस में भी देखने को मिलता है और स्टारफायर की एक गलती की वजह से पूरे गॉथम की वाटर सप्लाई में जॉनथन क्रेन के द्वारा फैलाया गया जहर फैल जाता है और बारबरा की सुनहरी मछलियों के मरने के साथ ही हमें टाइटन का सिंबल भी दिखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।